राकेश शुक्ला जी भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राकेश शुक्ला जी, सिर्फ मैं वाराणसी सेंट्रिक नहीं रहना चाहती, मैंने प्रभु श्री राम का जिक्र किया तो अयोध्या भी इसमें इंक्लूड हुआ, लेकिन इसके साथ साथ जो तस्वीरें अभी काशी से देखने को मिल रही हैं, हम कहते हैं कि एक जाति है जो जाति नहीं, और उत्तर प्रदेश खासतौर से हम ये कहते हैं कि चुनाव उसी जाति की गोलबंदी करते हुए आगे बढ़ता है और हर एक पार्टी उसकी कोशिश करती है। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त बनारस से देखने को मिल रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये तस्वीरें बियॉन्ड पॉलिटिक्स हैं? एब्सोल्युटली जी। सुशी जी, मैं आती हूँ आपके पास। राकेश शुक्ला जी से मेरा सवाल था। राकेश जी, आपने बड़ी अच्छी बात ये कही कि उत्तर प्रदेश से जो आपने विषय उठाया, भारतीय राजनीति में उत्तर प्रदेश का बहुत ज़्यादा महत्व है, और मुझे लगता है उसी महत्व को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी ने समझा और वो गुजरात छोड़ के बनारस आए। बनारस आने के बाद वो बनारस छोड़े नहीं है। 2014, 2019 और अब 2024 तीसरी बार चुनाव में भी वो सीधे जनता के साथ संवाद करने के लिए रोड शो कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरे पास जानकारी है उसके हिसाब से जो लास्ट फेज में 1 जून को चुनाव होना है, उसमें सारे चुनाव पूरे होने के बाद शायद 2 से 3 दिन माननीय मोदी जी वाराणसी में, काशी में रहने वाले हैं, और काशी में रह के वो काशी में कोई सभा नहीं करते हैं, हमेशा संवाद करते हैं और संवाद करके लोगों के बीच में रहते हैं। तो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश से सेंटर तक आई, वो कांग्रेस उत्तर प्रदेश के मिजाज को नहीं समझ पाई। और आज देखिए स्थितियां ये हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास इस बार जो सीटें 17 सीटें मिली हैं, उसमें 2 सीटों पे कांग्रेस थोड़ा सा अच्छी स्थितियों में दिख रही है। 15 जो सीटें समाजवादी पार्टी की तरफ से गठबंधन की दी गई हैं, उन सीटों पे कांग्रेस की बहुत ही हालत खराब है। नहीं तो 2 सीटों में, एक रायबरेली, दूसरी कौन सी? दूसरी सहारनपुर में शायद थोड़ा सा ठीक स्थितियां कांग्रेस की लग रही, पर अभी जीतेगी या नहीं जीतेगी कहना थोड़ा कठिन होगा, वो तो 4 जून को स्पष्ट होगा। पर 2 सीटों में यदि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ते तो रायबरेली सीट पे भी इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में टकराव बहुत बेहतर होने की स्थितियां थी। पर क्योंकि गांधी परिवार वहां से चुनाव लड़ रहा है, इसलिए ये कह सकते हैं कि कांग्रेस जीत सकती है, लेकिन कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वो ये होगी कि 2004 से 2019 तक जो उनका वोट परसेंटेज घटा है, क्या राहुल गांधी और कांग्रेस उस घटते हुए वोट परसेंटेज को 24 के चुनाव में रोक पाएगी क्या? क्योंकि 82% वोट मिले थे 2004 में, 72% मिले 9 में, फिर उसके बाद लगातार घटते हुए 19 में 55% आया है और 35% पे भारतीय जनता पार्टी 0 से पहुंची है। तो क्या भाजपा को बढ़ने से रोकेंगे और क्या अपने को घटने से कांग्रेस रोक पाएगी रायबरेली? सुब्रांश जी, जवाब इसका। पूर्णिमा, मैंने आपसे कहा था ना कि एक बातें हैं जो फैक्ट पे बात करनी चाहिए। आपने जिक्र किया कि राम को काल्पनिक मानने वाले और राम सेतु की चर्चा चली थी। एक डेट है 23 दिसंबर 2022। 23 दिसंबर 2022 को नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने पार्लियामेंट में कहा, बड़े सुंदर शब्दों में उन्होंने कहा कि राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है। ये पार्लियामेंट का बहस है, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में है। तो देश को बताइए कि राम और राम सेतु के अस्तित्व को न मानने वाली पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी है। ये मैं आपको रिटर्न फैक्ट के साथ बता रहा हूं। दूसरा, आपने सही कहा, मैं तो पूरा कर लूं, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने बनारस का जिक्र किया, ये बात अयोध्या तक जाएगी। मैडम, बनारस की बात पहले बनारस तक करिए कि जो भगवा आप दिखा रही हैं, बनारस में मैं शंकराचार्य को कोट कर रहा हूं। बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर को सुंदर बनाने के लिए आपने सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर सैकड़ों की संख्या में तोड़ दिए। मंदिर तोड़ने का पाप इतिहास में औरंगजेब ने किया है, जिसको आज तक कोई माफ नहीं कर पाया, और वर्तमान में सुंदरीकरण के नाम पे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो ये तो बनारस की जनता अभी चुनाव के वक्त डिसाइड करेगी कि क्या वो
विकास जो नरेंद्र मोदी जी का बनारस में जो विकास दिख रहा है, जिसको आप सो कॉल्ड आज ग्लोरीफाइड हम करके बात कर रहे हैं, उस पे अब चुनाव वोट पड़ता है, या बनारस की वो काशी की सनातनी संस्कृति, बाबा विश्वनाथ का वो प्यार, वो काशी का वो एक अक्खड़पन उस पे चढ़ता है? क्योंकि आज भी बनारस के लोगों को इस बात का मलाल है कि इस काशी विश्वनाथ के बगल में सैकड़ों मंदिर तोड़े गए, सैकड़ों मंदिर, और ये शंकराचार्य ने कोट किया था, मैं उन्हीं को आपके पास कोट अनकोट कर रहा हूं। तो सवाल यह है कि हर हिंदू और हर सनातनी को एक बार पूछना पड़ेगा कि हमें वैसा विकास पसंद है जो हमारे मंदिरों को तोड़ कर बनाया जाए? अगर ऐसा पसंद है तो ठीक है, नरेंद्र मोदी जी की आप जय जय करिए, भगवा में बनारस दिख रहा। और अगर ऐसा नहीं पसंद है तो इसी चुनाव में अच्छा, आपको क्या दिख रहा है इन तस्वीरों में? सुब्रांश जी, आपको क्या दिख रहा है इन तस्वीरों में? आपको क्या दिख रहा है इन तस्वीरों में? मुझे इन तस्वीरों में नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में लगे हुए 2000 से ज्यादा जवान दिख रहे हैं। मुझे इन तस्वीरों में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के एक्टिव कार्यकर्ता 2-4-5 हजार दिख रहे हैं। और जहां मालवीय की बगिया से बाबा बीएचयू के गेट से ये शुरू हो रहा है, वहां से काशी विश्वनाथ के रास्ते में सिर्फ रविदास गेट तक वो 100 मीटर का रास्ता है, 150 मीटर का जो चौड़ा, इसके आगे सिंगल रास्ते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तमाम रोड रास्ते वैसे ही जाम हो जाते हैं। तो जो हम भगवा 2-4-5 लेकिन आपने जो शुक्ला जी ने सवाल किया उसका जवाब नहीं दिया सर। भगवा बड़ी मुश्किल से मिली 17 सीटें, बड़ी मुश्किल से मिली 17 सीटें उत्तर प्रदेश में, जैसे तैसे मान मनव्वल नाराजगी दिखाने के बाद, प्रेशर पॉलिटिक्स के बाद मिली 17 सीटें, उसमें कांग्रेस अपने आप को कहां देख रही है सर? उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश से निकल के दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता तो आपने भी तय किया है ना? पूर्णिमा जी, अभी मैंने ज्योतिष का बिजनेस शुरू नहीं किया है कि मैं नरेंद्र मोदी की तरह 400 पार कर दूं। अब वो 400 पार डीजल की कीमत बता रहे हैं कि 400 पार पेट्रोल की कीमत बता रहे हैं, या 400 पार डॉलर की कीमत बता रहे हैं, वो वही जानते हैं। ठीक है, फिर तो पता नहीं कौन से ज्योतिष है आपके पास सर। आपने नहीं किया होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे ज्योतिष हैं आपकी पार्टी में जिनको ये पता है कि संविधान खत्म हो जाएगा, जिनको ये पता है कि ये देश डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है, जिनको ये पता है कि देश कर्जे में डूब जाएगा, जिनको ये पता है कि देश को चाइना हथिया लेगा। ऐसे बहुत सारे आपके लोग हैं जो कि भविष्यवक्ता बन चुके हैं। आपने अभी तक उस तरफ रुख नहीं किया होगा सर, मे बी इन फ्यूचर, लेकिन आपके ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो ये सब भविष्यवाणी करते रहते हैं। खेमचंद जी जो सवाल उठाया है सुब्रांश जी ने, उसका जवाब आपसे लूंगी मैं सर, क्योंकि इस बात को लेकर आप घेरते रहे हैं कांग्रेस को लगातार। लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि राम को काल्पनिक बताने वाले हम नहीं बल्कि खुद आपकी पार्टी के लोग हैं, और ये वो हैं जो अब शायद आपकी पार्टी से जुड़ गए हैं, यानी कि आपके सहयोगी भी हैं। देखिए, काल्पनिक तो उन्होंने ही बताया, लिख के बताया, कोर्ट में दिया, और ये तो सच है और सच को कोई झुठला नहीं सकता। और बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता के चेहरे पे चिंता है, उसी तरीके से कांग्रेस के अन्य नेताओं के चेहरे पे चिंता है। इस रोड शो को देख के कांग्रेस में बेचैनी है कि अब उत्तर प्रदेश में हमारा दूर दूर तक कोई भी चांस नहीं है, और हम जो 2 सीट पहले जीतते भी थे वहां पे भी कोई चांस नहीं है। अभी हमारे एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि भाई रायबरेली में राहुल जी लड़ रहे हैं तो शायद वहां पे पोजीशन उनकी सही है। उनकी पोजीशन बिल्कुल सही नहीं है, नकारात्मकता है। लोग कह रहे हैं कि पहले आपकी माताजी को हमने चुना, कितने बार वहां पे आई, कितने बार हमको पूछा, क्यों यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाया। आप अमेठी से डरते थे, अमेठी छोड़ के यहाँ पे आ गए, वायनाड में आप गए। तो ये सब चीजें वहां पे दिख रही हैं। उनको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमेशा 24/7 अवेलेबल रहे। जिस तरीके से स्मृति ईरानी जी वहां पे गई, टिकी और लगातार सेवा कर रही हैं, और लगातार सेवा करते हुए इतनी कॉन्फिडेंट है, उन्होंने राहुल जी को चैलेंज भी किया, अगर आप चाहें तो दोबारा मेरे सामने आए और लड़ें। राहुल जी ने तो मोदी जी का चैलेंज मोदी जी के साथ डिबेट 1-on-1 करने के लिए एक्सेप्ट कर लिया। देखिए, लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर, मोदी जी तैयार हैं क्या? देखिए, राहुल जी डिबेट पहले मोदी जी से पहले, क्योंकि राहुल जी का जितना एक्सपीरियंस है, हमारे कई और कार्यकर्ता हैं उनके साथ कर लें, कम से कम एक्सपीरियंस के तौर पे तो करें। हाँ, अगर सोनिया जी कहती कि भाई हमें हमें नरेंद्र मोदी जी के साथ डिबेट करनी है, तो शायद हो सकता था। उनका एक्सपीरियंस है, उतने वो सीनियर हैं, लेकिन राहुल जी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कर लें। दूसरा, इन्होंने राम सेतु के बारे में बोला और जितेंद्र सिंह जी को गलत तरीके से कोट किया। उन्होंने कहा, क्योंकि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, और उन्होंने टेक्निकल जवाब टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो मिनिस्ट्री का फाइंडिंग है, वो उन्होंने कहा कि सैटेलाइट के माध्यम से वहां पे ऐसे
चीजें दिखाई दे रही हैं सैटेलाइट के माध्यम से कि वहां पे चूना हो सकता है, वहां पे पत्थर है, वहां स्ट्रक्चर है, लेकिन क्योंकि ये 18,000 साल पुराना इतिहास है, तो कॉन्फिडेंटली अभी हम, क्योंकि उतने कंक्लूसिव एविडेंस अभी कलेक्टेड नहीं हुए हैं, इस पे काम चल रहा है, तो अभी हम नहीं कह सकते श्योरली कि ये राम सेतु के स्ट्रक्चर है। उन्होंने कहा कि काम चल रहा है और हम इसको प्रूव करके रहेंगे, और ये गलत तरीके से उसको कोट कर रहे हैं। लेकिन अच्छा है, कम से कम भगवान राम को मानने लग गए, राम सेतु को मानने लग गए, ये भगवान शिव को मानने लग गए हैं, और पूजा पाठ भी करने लगे, चाहे इलेक्शन के दिनों में ही सही। अब आप देखेंगे राहुल जी पहले एक नीला धागा बांधा करते थे हाथ में, आज वो हरा धागा, और अब वो कलावा बांध रहे हैं। अच्छी बात है, चाहे वो चुनावों के समय में, क्योंकि हमारा धर्म तो ये कहता है चाहे डर के ही सही, चाहे पल भर के लिए सही, भगवान का नाम लिया है तो अच्छी बात है। तो इनको भी सद्बुद्धि मिलेगी, इनकी भी सदगति होगी।